बार मेरे पर व लीगल एडवाइजर आजाद क्लास क्लब चकसवारी हमेशा उन्होंने आजाद क्लास क्लब के साथ तावन किया। चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब। चौधरी मोहम्मद बिशारत एडवोकेट साहब जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी के नौ मुंतखब ओहदेदारान, सरपरस्त आला, साबिक ओहदेदारान, सदर तकरीर चौधरी फरीद हुसैन साहब, चकसवारी के मुअज़्ज़िज़ीन, अंजुमन ताजरों के ओहदेदारान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, हमारे बल्दियाती इदारों के मुंतखब कौंसलर साहिबान, साफ़ती बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, मैं आज की इस तकरीब के हवाला से सबसे पहले तो नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपने इस पुरवकार तकरीब के लिए मुझे ख़ास मेहमानों में शामिल किया। इस पे मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद मैंने कभी भी खुद को इस काबिल न समझा हो कि चकसवारी की बड़ी तंजीम, जहाँ चकसवारी के बहुत और मोतबर नाम हैं, उनके अंदर मुझे भी खसूसी मेहमान के तौर पे उन खसूसी मेहमानों की लिस्ट में शामिल रखेंगे और बतौर मेहमान खसूसी अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। बेशक सहाफ़त का पेशा बिलाशुबा एक इंतहाई मुक़द्दस पेशा इस एतबार से भी है कि जो मैंने पढ़ा, जो सहाफ़त लफ्ज़ का माखज़ है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो सहीफ़े अपने अंबिया तक पहुँचाए जाते थे, उस सहीफ़ों से ये लफ्ज़ लिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पेशा कोई मामूली पेशा नहीं है। और अमली तौर पे भी हम अगर इसको डीपली देखें तो बिलाशुबा आज भी जिस भी कैटेगरी का कोई साथी हो, जिस भी पेशा वराना सलाहियत का कोई साथी हो, माशरे के लिए उसका किरदार हमेशा कलीदी रहा है। सहाफ़त कहा जाता है कि एक चौथा पिलर है जमहूरियत का, और इसमें कोई शक भी नहीं है। इस पे मेरे दोस्त गिला कर रहे थे कि हमें चौथा पिलर कहा तो जाता है लेकिन शायद उस तरह तसव्वुर नहीं किया जाता। मोहतरम अतारी साहब, बिलाशुबा आप चौथा पिलर हैं। ये एक असूल है उस जमहूरियत का जिसकी बुनियाद पे जो फिलासफर हैं जमहूरियत की तारीफ करने वाले, उन्होंने कहा हुआ है आपको इस चौथा पिलर की हैसियत से कोई पीछे कोई भी नहीं कर सकता। ये उस थ्योरी का नाम है चौथा पिलर, जिसकी बुनियाद पे जमहूरियत आगे बढ़ती है। साफी हमेशा से ही अवाम के और मुक्तदिर अदारों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। रियासत के मुक्तदिर लोग शायद साफियों के ही जरिए से लोगों के मसाइल से आगाह होते हैं और फिर वो जिस तौर पे भी कोशिश करते हैं लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। आपकी इस तकरीब में मैं समझता हूँ एक खास बात ये भी है कि आपने चकसवारी के मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और हम मुख्तलिफुल ख्याल अपने नजरिए के, अपने सोच की बुनियाद पर हैं। चकसवारी की वेलफेयर के लिए हम सब एक हैं और हमें एक होना चाहिए, तभी जाके कौमें तरक्की करती हैं। सोच का जाविया जरूर मुख्तलिफ होना चाहिए। जिस माशरे में सोच का जाविया मुख्तलिफ नहीं होता वो माशरे पनप नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज चकसवारी
बेहतरी की तरफ गामजन है। ये मेरी राय है, मेरे दोस्तों की राय में शायद तनज़्ज़ुली की तरफ हो, किसी का ख्याल कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी राय, मैं किसी पे अपनी राय थोपना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये जो आज का ये प्रोग्राम था, ये खालिस्तान मेरे ख्याल में साफत के फवायद और हमारे माशरती मसाइल जहाँ तक ही रहना चाहिए था, लेकिन चूँकि मेरे पेशरो दोस्त वो भी अपने एक प्रोग्राम के साथ वो सियासत भी करते हैं, मैं भी चूँकि बतौर वकील और एक पार्टी का अहदेदार, मैं भी किसी तरह, चूँकि साफत को तो मैं सियासत से समझता हूँ दूर रहना चाहिए, लेकिन वकला का और सियासत का जोली दामन का साथ शुरू से ही रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे मुफक्कर और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हजरत अल्लामा इकबाल दोनों वकील थे, ये फख्र है हमें। मेरे भाई, बल्दियाती निज़ाम में खामियां हैं। मेरे मोहतरम भाई कौंसलर साहब, बिल्कुल मैं बतौर वकील और सियासी कारकुन आपकी इस बात की हमायत करता हूँ कि इक़्तिदार निचली सतह पे आना चाहिए, और निचली सतह ये लोकल कौंसल ही है, वो नई कौंसल हो या शहरी कौंसल हो, इक़्तिदार वहाँ जरूर आना चाहिए। और मैं बतौर सियासी कारकुन हमेशा से अपने सियासी निज़ाम के बारे में दो बातें बतौर तनकीद करता रहा हूँ। हमारे सियासतदान, उसका तल्लुक चाहे किसी भी जमात से हो, मैं माजरत के साथ राजा शुजात साहब ये बात कहूँगा कि बल्दियाती इलेक्शन मेरी नज़र में किसी साबिक वज़ीर आज़म ने नहीं करवाए, वो हमारी अदालतुल उज़्मा ने करवाए। किस तरह करवाए ये आपको भी पता है, और बतौर वकील मुझे भी पता है कितनी तोइन अदालत की दरखास्तें वहाँ निपटाई गई, और बिलाखिर उसी कशमकश में हमारे मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म को शायद मेरी नज़र में जाना नहीं पड़ा। तो ये मैं क्रेडिट सारा अवाम को देता हूँ, और उसके बाद अपनी अदालतुल उज़्मा को देता हूँ, जिन्होंने हर अंदाज में हुकूमत को कहा कि फंड नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ से फंड लाए, आपने बल्दियाती इलेक्शन करवाने, और वो बंद गली में खड़ा किया हुकूमत को, और हुकूमत मजबूर हुई और उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाए। फंड्स का मामला में जो दो बातें कर रहा था अपने सियासी निज़ाम पे, हमारे सियासतदान बल्दियाती निज़ाम से हमेशा खाइफ रहे, और दूसरा मेरिट से भी खाइफ रहे। मेरी नजर में ये दोनों चीजें हमारे सियासतदानों के फायदे के लिए भी हैं। जब मेरिट पे तैनातियां होंगी, भर्तियां मेरिट पे होंगी, तो सियासतदानों को लोग तंग नहीं करेंगे। लोगों ने अब समझ लिया है, लोगों ने ये महकमा तालीम में बिलफर्ज एनटीएस और पीएससी के जरिए भर्ती होना है, तो लोग अब ये सीख गए हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, और तालीम याफ्ता लोग भी ये समझ रहे हैं कि उन्होंने मेहनत करनी है और मुकाबले का मुकाम पास करके आना है। तो मैं समझता हूँ कि वो सियासतदान से बोझ कम हो गया है। दूसरी तरफ ये जो बल्दियाती निज़ाम है, इसके अंदर अल्टीमेटली हमारे ये बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पे हुए। हर एक पार्टी के उम्मीदवार हूं या कौंसलर मुंतखब हुए हूं, वो उस पार्टी के निचली सतह पे नुमाइंदे मौजूद हैं। असेंबली का इलेक्शन लड़ने वाले किसी उम्मीदवार को भी एक पूरी टीम पूरे हल्का के अंदर मिली हुई है। मैं समझता हूं ये उनकी बेहतरी है। यहाँ राजा शुजात साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौंसलर के तौर पे अगर किसी का काम करेंगे, तो वो वोटर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाएंगे, उसके वोटर भी, जो राजा शुजात के वोटर। मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह कोई मेरे म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन साहब अभी आए, वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीत के आए, वो जिस बंदे का, अपने वोटर का, अपने वार्ड का जो काम करेंगे, उसका क्रेडिट अल्टीमेटली उस पार्टी को जाएगा। इसी बुनियाद पे दुनिया के अंदर जमहूरी निज़ाम डेवलप हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जरूर उनको जो एमएलए के इलेक्शन लड़ते हैं या जो एमएलए मुंतखब होते हैं, उनको भी इस बात का क्रेडिट अपनी टीम के जरिए जाता है। इस बुनियाद पे मैं भी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, और जो एक्ट 90 है उसके मुताबिक जुमला इख्तियारात तो नहीं दिए जा सकते। जो हुकूमत, चूंकि हुकूमत भी जहां वो कानून साज असेंबली है मोहतरम, वो सिर्फ कानून नहीं बनाते, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वजीर आजम इंतजामी सरबराह भी होता है।
اور حکومت انہوں نے بھی چلانی ہوتی ہے، لیکن جو مین ہے بلدیاتی اداروں کا، اس کے اندر جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں یا جتنے بھی فنڈز ہیں وہ ضرور ملنے چاہیے۔ میں ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے سے ہی جمہوریت مضبوط ہو۔ چکسواری کے مسائل کے حوالے سے ہماری صحافتی برادری ہمیشہ سے ہی اراول دستے کا کردار ادا کرتی چلی آ رہی ہے، اور آج الحمدللہ یہ بھی میرے نظر میں مختلف شعبوں میں، چاہے وہ روڈ انفراسٹرکچر ہو، تعلیم کا سسٹم ہو، ادارے تعلیم کے جو گورنمنٹ نے ادارے دینے ہوتے ہیں وہ ماضی سے، ہیلتھ کا شعبہ ہو ماضی سے بہتر ہے۔ ابھی میرے صدر تقریب کہہ رہے تھے، میں نے خود، میری عمر 47 ایئر ہوئی ہے، میری ایج کے یہاں بندے دوست میرے احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں یا اس سے بڑی ایج کے یا 5 سال چھوٹے بھی، وہ ضرور میں نے خود دیکھا ہے وہ گدوں پہ پانی اپنے گھروں میں لاتے رہے ہیں، اور آج یہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر میں ٹوٹی میں پانی نہیں آتا تو احتجاج کرتے ہیں، حکومت سے پانی مانگتے ہیں۔ یہ ترقی ضرور ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گلاس میں پانی دیکھنا چاہیے، کوئی کہے کہ آدھا خالی ہے، لیکن اگر دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آدھا بھرا ہوا بھی ہے۔ آدھے گلاس کا پانی آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے، لیکن اگر دوسرے منفی انداز سے کہیں تو وہ آدھا خالی ہے گلاس۔ تو اس لحاظ سے اب ہیلتھ کے شعبہ کی بات ہوئی ہمارے، بلا شبہ اس کے لیے میں 2019 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کا سیکرٹری جنرل تھا، اس وقت ہم نے اس پلیٹ فارم سے، اور میری سچی بات ہے پیشہ ورانہ انداز سے، آزاد پریس کلب ویسے تو میرے سارے دوست تھے، لیکن میرا ان کے ساتھ جو مسائل کے حوالے سے تعلق، جب میں جنرل سیکرٹری تھا بار کا، اس وقت ڈیولپ ہوا۔ اس وقت ہم نے یہ ہیلتھ کا معاملہ بھی چکسواری کا، اور جو اب جن مسائل پہ ہماری ایکشن کمیٹیاں ماشاءاللہ آپ نے بڑی کامیابیاں بھی سمیٹی، یہ بات کر رہی ہے، خاص طور پہ رفوار یہاں برج تھا، اس میں جو متاثرین منگلہ ڈیم کے مسائل تھے، یہ سارے ہم نے بار کے پلیٹ فارم سے بھی لیے، اور آج الحمدللہ معاوضہ جات کا مسئلہ تھا، کافی چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر کی بات یہاں ہوئی، میں واضح کرتا چلوں، آپ منتخب نمائندے اپنی وارڈ کی کوئی سکیم بھیجتے ہیں تو وہ پیپر پہ بھیجی جاتی ہے۔ مجھے کوئی بھی آدمی اب بھی بتا دے کہ موجودہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا کوئی بھی پیپر ورک کسی بھی پہلی حکومت میں ہوا ہو، جو کام ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں سب کو کھلے دل سے تسلیم کرنے چاہیے، جو نہیں ہوتے چاہے میرا تعلق حکومت کی پارٹی سے ہو، اس پہ حکومت پہ مجھے تنقید کرنی چاہیے، لیکن جو کام ہوئے ہو چاہے وہ مخالف بھی کسی پارٹی کا ہو، اس کو وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی، میں ایک عہدیدار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، موجودہ THQ اسپتال چودھری قاسم مجید نے دن رات محنت کر کے نہ صرف اس کے لیے 50 اسامیاں منظور کروائی، بلکہ اس کا پورا انفراسٹرکچر بھی اس نے اپنے محکمے سے، جو اپنی بلڈنگ یہاں بھی تنقید کی جا رہی ہے میں نے دیکھی ہے، اور میرے بھائی اسپتال وہ بلڈنگیں جہاں گدے جا رہے ہیں جو ناکارہ ہو چکی ہیں، تو وہاں اسپتال چلے گا تو چکسواری کی بہتری ہوگی اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کوئی تنقید کی نہیں ہے کہ THQ اسپتال جو MDHA کی بلڈنگ میں کیوں بن رہا ہے۔ بلڈنگ بھی بنے گی لیکن اسپتال کی منظوری ہوگی تو بنے گی، پہلے ہم یہ کہیں کہ پہلے بلڈنگ ہمیں الگ ملے گی پھر ہمیں پوسٹیں ملیں گی۔ ایک اور بات جو میں نے میڈیا پہ دیکھی تنقیدی نظر سے کہ یہ 50 اسامیاں تو منظور ہوئی ہیں، چکسواری کے لوگوں کو کیا ملے گا؟ اور میرے بھائی 50 کی 50 اسامیاں چکسواری کے لوگ اگر کسی میں اہلیت ہے، وہ MS بنتا ہے، وہ میڈیکل اسپیشلسٹ بنتا ہے، وہ سرجن ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے چکسواری کے کسی بندے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں پازیٹیو انداز سے دیکھنا چاہیے۔ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، ابھی یہ میرے خیال میں 2.25 سال ہوئے اس حکومت کا بنے ہوئے، میں گن کے بتا سکتا ہوں ان 2.25 سالوں میں 80 کلومیٹر سے زائد سڑکیں 80% ان کا کام یا ہو چکا ہے یا انڈر پروسیس ہے، اور مزید 25 یا 30 کلومیٹر سڑکیں انشاءاللہ ابھی آنے والی ہیں جن کا سروے ہو گیا ہے۔ یہ ہلکے کی ہے، شاید کسی کا میرا نہ ہوا ہوگا، صدر صاحب کا نہ ہوا ہوگا، لیکن ہلکے میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، ہمیں اس کو پازیٹیو انداز سے دیکھنا چاہیے۔ بے شک اس کے ساتھ ساتھ
चकसवारी के मसाइल खत्म नहीं हो जाते, मसाइल अभी बाकी हैं। हमने सब ने मिलके उनके लिए जदोजहद माजी में भी की है और आइंदा भी करते रहेंगे। इसी तौर पे हम आगे बढ़ेंगे। मुअज़्ज़ज़ मुंतखब अहदेदारान, आपने माजी में भी माशरे के लिए, माशरे की इस्लाह के लिए कई कारआए नमाया सर अंजाम दिए हैं। और मैं बरमला फिर भी कहता हूँ कि चौधरी कासिम मजीद से भी ज्यादा THQ का क्रेडिट चकसवारी के साथियों को जाता है। उन्होंने हर दौर में जब भी हुई, जो भी हुकूमत हुई, उन्होंने चकसवारी के अस्पताल के लिए आवाज बुलंद की। और बिलाशुबा मैं कई मौके पे शायद इस फोरम से भी कह चुका हूँ कि या तो हमें तहसील मिलेगी तो अस्पताल बड़ा कोई मिलेगा, या हमें कोई जनरल अस्पताल किसी और अंदाज में, लेकिन वो पॉलिटिकली मुमकिन नहीं था। तहसील चकसवारी बनी तो उसका तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मंजूरी हुई। इंशाअल्लाह ताला जो पोस्टें हैं उसके अंदर वो मंजूर हो गए। जब ये जो डॉक्टर जब आएंगे तो बेहतरीन हमें सेहत की सहूलत मैसर आएगी। आप तमाम भाई माशरे की इस्लाह के साथ साथ, मैं अतारी साहब चूंकि आपके इस आजाद प्रेस क्लब से दरीना वाबस्तगी है, कुछ मैं महसूस कर रहा हूं कि कमजोर लोग मुतहिद होकर चलते हैं, लेकिन जब ताकत बढ़ती है तो उस सिस्टम के अंदर कमजोरियां आना शुरू हो जाती हैं। कुछ चीजें आपने, सदर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने, अगर अतारी साहब ने 10 मेंबरान से 20 तक पहुंचे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल तक, क्योंकि अब बहुत सारे पेशावर लोग आपके साथ शामिल होते जा रहे हैं, और अगले साल तक शायद मैं तवक्को रखता हूं कि आजाद प्रेस क्लब चकसवारी का सबसे बड़ा प्रेस क्लब होगा। इस बुनियाद पर मैं किसी के साथ, मेरी किसी दूसरे प्रेस क्लब के साथ मेरी कोई मुखालफत नहीं है। मेरे दोस्त हैं, बाप हैं, मोहतरम हैं, लेकिन जिस अंदाज से पेशावर लोग, खास तौर पे मेरे मोहतरम, क्योंकि बड़े भाई हैं मेरे, हमें गाँव के ख्वाजा इकबाल साहब, साबिक सदर चकसवारी प्रेस क्लब, और मेरे दोस्त, हम चूंकि कॉलेज फेलो हैं, मैं हजराए मजाकी आबिद साहब कह रहा हूँ, मैं आज तक तो बड़ा, मैं अपने आप को समझता हूँ। आज आपने कहा कि मैं बड़ा भाई हूँ, तो हम भाई होते हैं, बड़ा हो या कुछ छोटा हो, लेकिन ये पेशावर लोग हैं। मैं कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, ख्वाजा इकबाल साहब की हमारे फैजपुर शरीफ बाजार में दुकान हुआ करती थी, और उस वक्त इनके पास बैठ के कोई खबर लिखवानी हो या कुछ इनकी कोई और खबरें, उस वक्त लिखने का बहुत सिस्टम ही लिखने का था, ये कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह तो है नहीं थे, और इनकी बड़ी अच्छी खूबसूरत अंदाज में और खूबसूरत तहरीर लिखा करते थे। और एक बात मैं उस वक्त की ये भी बताऊं कि वही तहरीर, बेशक आप नुमाइंदे हैं, वही तहरीर अखबार में छपती थी जिसका कोई मेयार होता था। वैसा यही बात है, कुछ बेशुमार लोग नुमाइंदगी ले लेते थे, लेकिन उनकी खबर अखबार में नहीं लगती थी। अखबार आज के अखबार नहीं हुआ करते थे। मेरे ख्याल में आज शायद अगर चकसवारी में किसी अखबार की 50 की सर्कुलेशन है तो उस वक्त 500 की सर्कुलेशन या 1000 की सर्कुलेशन, हर बंदा अखबार पढ़ना अपने लिए एक फख्र की बात समझता था। चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और उसने शायद किसी हद तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया खास तौर पे इसकी अहमियत को कम भी कर दिया। ये चैलेंजेस भी हैं मेरे साथी भाइयों के लिए कि किस तरह हमने इसको आगे कंपैरेटिवली लेके जाना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये लोग इंतहाई एक्सपर्ट हैं, इनसे हमने भी सीखा। और मैं ये भी बताऊं कायम, चूंकि मुझे अंदाजा है कम है, लेकिन छोटी सी बात कि इन उस वक्त के काम करने वाले लोगों से इंस्पायर होके मैंने BA करने के बाद अपने बहुत सारे दोस्तों को उनसे मशवरा किया कि मैं किसी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में MA करूं। और मेरी जाती ख्वाह ये थी, मेरे एक मरहूम दोस्त, मैं नाम भी ले लेता हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस नसीब करे, इश्तियाक साहब कानूनी वाले में, और वो ग्रेजुएशन हमने इकट्ठे किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने नाम में दाखिला लिया, आप भी लो। वैसे मेरा जाती इस पेशे के तकद्दुस के लिहाज से और जो वकार उस वक्त साफी का होता था, वो मैं समझता हूँ आज उस तरह का वकार शायद मेरी नजर में
میری نظر میں نہیں ہے، شاید اور ساری اگر کسی کو یہ بات بری لگے، صحافی کا بڑا مقام ہوتا تھا اور لوگ اس سے پڑھے لکھے لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عابد چودھری کی شکل میں، مرتضیٰ اطاری کی شکل میں، خواجہ فیض صاحب کی شکل میں آپ کے پاس انتہائی پیشہ ور لوگ موجود ہیں، اور یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں اگر آپ ان سے سیکھیں تو میں یہاں عمران بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کام سے سچی بات ہے میں ذاتی طور پہ بہت متاثر ہوں۔ ایک نوجوان دبلا پتلا سا چودھری شبیر صاحب کے سمجھو انگلی پکڑ کے اس نے آج وہ، میں سمجھتا ہوں میری نظر میں چک سواری کے صحافیوں میں بام عروج پہ ہے، اس کا بھی ایک چوری ہے آپ نے۔ اور میں نے کبھی کسی کے خواہ تعریفیں نہیں کرتا ہوتا، میں نے ایک دن پیسے سوچ رہا تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا مضمون بھی لکھا، تو وہ کہیں شیئر بھی ہوا سوشل میڈیا پہ، تو اس پہ میرے کچھ دوستوں کو، کچھ سیاسی دوستوں کو بھی، کچھ اور دوستوں کو بھی شاید کوئی مسئلہ بھی ہوا، لیکن میری نظر میں آج بھی میرے دوستوں سے، مرتضیٰ اطاری سے، خواجہ اقبال سے اور عابد چودھری سے بھی میں اس کو بلند درجے پہ دیکھتا ہوں۔ ان جیسے لوگ بھی آپ کے، میں سمجھتا ہوں جلد آزاد پریس کلب کا حصہ ہوں گے۔ وہ شاید کچھ انتظار کر رہے تھے، اور میرے خیال میں اب وہ اس انتظار کے قریب آپ کا پریس کلب پہنچتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اسی کے ساتھ اگر میری کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ ایک بار پھر میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور 9 ملک کی عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بس